Hello everyone, how are you? Today we are going to solve a model paper of class 10. Now, I am going to solve bio part. Okay, only bio part. मैं आपको यहाँ पे bio part class 10 का bio part आपको solve करवाऊंगी. Okay, now let's start. Now, the first question is, okay, from bio, the first question of MCQ, आपके MCQ का जो first question है, in a plant, xylem is responsible for, कि in a plant में xylem is responsible for, xylem किसके लिए responsible है? Transport of water, transport of food, transport of amino acid and transport of oxygen. तो what is the answer? कि क्या होगा? Plant xylem is responsible for the transport of water. तो what is the right answer? Option A. This is the right answer. कि जो xylem है वो responsible है for the transport of water and the phloem is responsible for the transport of food. Now the next question is, Which of the following is a plant hormone? इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन. तो विच इज द प्लांट हार्मोन? तो बेसिकली द आंसर इज ऑप्शन बी साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन. साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट हार्मोन है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट of the brain is responsible for walking in a straight line? कि which part of the brain is responsible for walking in a straight line? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी, this is the option C and this is the option D. Okay, option C cerebellum या ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट है जो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग? वॉकिंग के लिए कौन सा होगा? तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेरिबेलम. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, the method of reproduction in amoeba is. अमीबा में रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड है? तो अमीबा में रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो कैसा होता है? एसेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है अमीबा में. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा होता है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन या फिर बर्डिंग. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द ऑप्शन ए binary fission. Okay, this is the right answer. Now the next is, next question, the father of genetics is. genetics के फादर कौन है? माइकल फेरागे, ग्रेगर जॉन मेंडल, मार्शले मेल्पिगी या फिर न्यूटन. किसके होंगे हमारे? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स किसने दिया था? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके, तो अगर क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट में भी अगर आता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट? इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. तो इसमें से हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट या फिर बायो फैक्टर. कि कौन सा है हमारा बायोटिक फैक्टर? कौन सा है? ऑप्शन ए प्लांट, सॉइल, एयर एंड वाटर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए प्लांट. दिस इज द राइट आंसर. कि which of the following is a biological component? तो this is the
प्लांट। ओके, तो ये आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। नाउ रिमेनिंग आपके, अब आपके हम मूव ऑन करेंगे fill in the blanks. Okay, now these are the fill in the blanks. Okay, आपके इसमें this is the bio fill in the blank, but this is also okay. थर्ड और फोर्थ ये आपके bio के fill in the blanks है। Okay, now the third is fill in the blank and fill in the blank together form the central nervous system. कौन बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को? तो व्हाट इज द आंसर? द फर्स्ट इज ब्रेन, ओके, एंड द सेकंड इज एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ओजोन लेयर provides protection from coming from the sun. कौन सी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? द आंसर इज यूवी रेज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, दोनों लिख सकते हैं, यूवी रेज से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके, दोनों लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास हम मूव ऑन करते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स दो ही थे भाई। ओके, नाउ दिस इज द फिफ्थ, 6th, 7th, 8th. Okay, these are the very short question answers. कौन कौन से हमारे 5th, 6th, 7th, 8th. Now the first is name the instrument which measure blood pressure. कौन सा इंस्ट्रूमेंट? नेम द इंस्ट्रूमेंट, कौन ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? द आंसर इज स्पेग्नो नैनोमीटर। ओके, स्पेग्नो नैनोमीटर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द blood pressure. अरे भाई, this is the answer. Now next is name the smallest structural unit of the human nervous system. The human nervous system की smallest structural unit क्या है? तो what is the answer? This is the nerve cell. The answer is nerve cell. Next, from where does the fetus get nutrition in the mother body? From where, कहां से वो न्यूट्रिशन गेन करता है? What is the answer? By placenta. क्या होगा आंसर? प्लेसेंटा। Now the next is what is gene? So basically this is the section of DNA. This is a section of DNA that provides, ये क्या प्रोवाइड कराता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करा रहा है? इंफॉर्मेशन फॉर द वन प्रोटीन। ठीक है, इंफॉर्मेशन किस प्रोवाइड कराता है? फॉर द वन प्रोटीन। इज called gene. Okay, now
नाउ अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी. सेक्शन बी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो इसके अंदर एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या हमें क्या बताना है? एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसके अंदर जो फर्स्ट फेज है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इन द फर्स्ट फेज ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन एटम ग्लूकोज. ठीक है, दिस इज द ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है. दिस इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ओके, अब वो ग्लूकोज इन 3 कार्बन एटम पायरुवेट. अब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में. पायरुवेट कितना है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल. पायरुवेट कितना है हमारा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ओके, नाउ अब कहां पर होगा? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. कहां पर अगर हो रही है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में. तो बेसिकली जो ग्लूकोज है, दिस इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल और कहां पर हो रही है? इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट. ठीक है, ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब क्या होगा? अब किसका ब्रेकडाउन होगा? पायरुवेट का. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो कहां पर हो रहा है? पायरुवेट. अब ब्रेकडाउन होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कहां पे होगा ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी ये प्रोसेस. एंड इन दिस प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ 3 कार्बन एटम पायरुवेट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, और क्या रिलीज? एनर्जी. ठीक है, और यहां पे भी जो 3 पायरुवेट है कार्बन मॉलिक्यूल, और ये किसको यूज में लेगा? एनर्जी को यूज में लेगा. ठीक है, तो लाइक दिस कि सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इन द साइटोप्लाज्म, ओके, ये कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में. पायरुवेट कैसा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल. फिर फर्दर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और कहां पर अकर हो रहा है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? CO2 वाटर मॉलिक्यूल्स में. ओके, नाउ दिस इज द प्रोसेस कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटोट्रोपिज्म विथ डायग्राम. ओके, तो हमें क्या शो करना है? ग्रेविटोट्रोपिज्म मतलब जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द ग्रेविटी. ओके, नाउ तो ग्रेविटोट्रोपिज्म या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? जियोट्रोपिज्म. प्लांट्स शो द ट्रॉपिक मूवमेंट आफ्टर रेस्पॉन्डिंग द डिफरेंट स्टिमुलाई. कि क्या कर रहे हैं? प्लांट रेस्पॉन्स शो करते हैं आफ्टर रेस्पॉन्डिंग द डिफरेंट स्टिमुलाई. ठीक है, जो भी स्टिमुलाई उनको मिलता है उसके अगेंस्ट वो अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं. एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी. कौन ट्रिगर करता है एनवायरमेंट से? लाइट भी और ग्रेविटी भी. तो चार्ट द डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट्स ग्रो इन दीज डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम इट. दोनों हो सकते हैं कि अगर कोई स्टिमुलाई आ रहा, कोई स्टिमुलाई उनको मिली है, कोई स्टिमुलाई आ रही है, तो वो टूवर्ड द स्टिमुलाई भी हो सकते हैं या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई भी हो सकते हैं. दोनों तरह से वो मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, सो द रूट्स ऑफ प्लांट्स always grow downward while the shoot usually grow upward and away from the
कि यहां से क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये देखो, दिस इज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, कि ये जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट में ये जो रूट्स है, ये किस तरफ मूव कर रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। कहां मूव कर रही है, डाउनवर्ड। तो दिस इज टूवर्ड्स द ग्रेविटी, और ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड। तो दिस इज द जो स्टेम है वो कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो रूट्स है वो कहां मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज द ग्रो अपवर्ड, जो स्टेम है वो कहां मूव करता है, अपवर्ड में, और जो रूट्स है वो मूव करती है डाउनवर्ड साइड में। This upward and downward growth of shoots and roots, respectively, the response to the pull of earth or gravity is geotropism. इसे क्या कहेंगे हम, is geotropism. Movement of any part of the plant towards the gravity of earth or in opposite side is called geotropism. कि towards the ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, या फिर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टेम का मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, कि ये जो हमारा डायग्राम है इसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर बाय ड्रॉइंग label diagram of its longitudinal section. Okay, this is the diagram. ये आपका डायग्राम है longitudinal section का। Okay, तो इस डायग्राम के अंदर ये हमारा जो सबसे पहले जो ग्रीन पार्ट है, दिस इज द सेपल। ओके, ग्रीन पार्ट इज नोन एज द सेपल। ये वाला ग्रीन पार्ट क्या कहलाता है, सेपल। और जो कलरफुल पार्ट है, the colorful part, जिससे फ्लावर कलर, रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, the colorful part is known as the petal. Okay, now अब यहां पर हमारे आते हैं स्टैमिन। तो बेसिकली स्टैमिन कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर आप क्या जाएंगे, एंथर और फिलामेंट। ये आ गया आपके एंथर और ये आ गया आपका फिलामेंट, ठीक है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपके पिस्टिल आता है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें आ जाएगा आपका ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ओके, नाउ अब डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन एंड स्पेशलिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो जो सबसे पहले क्या था, पेडिकल और स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, कि सबसे फर्स्ट जो दिखता है दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिकल। नाउ द सेकेंड इज थैलेमस। इट इज यूजुअली फ्लैट और स्वेलो, कि मतलब फ्लैट होता है या फिर फूला हुआ होता है। दिस पार्ट इज नोन एज द थैलेमस। नाउ कैलिक्स, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ग्रीन इन कलर, कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है कैलिक्स, देखो यहां पे डायग्राम में जो ग्रीन पार्ट है, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगल ग्रीन कलर पार्ट, दिस इज नोन एज द सेपल, बट ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। ओके, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। सिमिलर कि अगर हम सिंगल लीफ की बात करें, this is the petal and group of petal is known as the corolla. Now corolla, inner part of the calyx is called corolla. Each member of it's called petal. Its color is different in different flowers. Different color का होता है। Now stemming, it is the male reproductive part of flower. Mainly it consists of two parts, anther and फिलामेंट। कि स्टेमिन कितने पार्ट्स का होता है, एंथर और फिलामेंट का। एंथर यूनाइटेड बाय कनेक्टिव pollen grains and present inside the anther which undergoes in pollination. तो स्टेमिन में कौन कौन से होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आपका कौन सा है,
स्टेम, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो ये किस किस से मिलकर बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टमैटिक डायग्राम। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज ऑफ एक्स एंड वाई टाइप। कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कौन से क्रोमोसोम से होता है? एक्स और वाई टाइप से। कि जो एक्स वाई टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। देयर आर अ टोटल ऑफ 23 पेयर्स। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स। एंड 46 chromosomes may have 44 autosomes and 2 sex chromosomes X and Y। तो बेसिकली अगर हम सिंपल क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर हम ये बात करते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो दे आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें से हमारे जो 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और रिमेनिंग जो 2 क्रोमोसोम्स हैं दे आर नोन एज द एलोसोम्स, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, फीमेल ऑल्सो हैव 44 क्रोमोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड एक्स। ठीक है, फीमेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक्स एंड एक्स। Then sperms are formed, 50% of sperms are 22 plus X chromosomes and remaining 50% sperms are 22 plus Y chromosomes. Okay, while all the eggs of the female have 22 plus X chromosome। तो यहां पे देखो इसके अंदर दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ 44 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, उसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए एक्स एंड एक्स। फीमेल की बात करें, मेल में अगर बात करें तो 44 और हो जाएंगे एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे अगर हम 50% स्पर्म की बात करें तो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा मेल में, और स्पर्म हो जाएंगे 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, और फीमेल में इस तरीके से हो जाएगा 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स। The child born will be a girl or boy depends on the sperms which fertilize the egg. In humans, the probability of male child depends on the Y chromosome, and single sperms may have only on X or Y. Sex chromosome and X chromosome of father is found in girls, and Y chromosomes is found in boys. Okay, so this is the diagram. This is the male and female. These are gametes, sperms, X and Y. और फीमेल में कौन से प्रेजेंट होते हैं? X क्रोमोसोम। ओके, तो Y मेल का जो X क्रोमोसोम है ये कंबाइंड होगा फीमेल के X क्रोमोसोम से, तो क्या होगा? जायगोट जो बनेगा वो X एंड X। तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगी? गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जब इसका ये जो Y क्रोमोसोम है फीमेल के X क्रोमोसोम से बाउंड होगा तो फॉर्म होगा X Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो X Y से जो फॉर्म होगा दिस इज द मेल चाइल्ड, यहाँ पे बॉय चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्स वाई क्रोमोसोम। नाउ दिस इज द सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नाउ चॉइस में है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, नाउ इसके अंदर जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। ठीक है, कौन सा हमने ले लिया है? मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, कॉन्डोम एंड अदर कॉन्डोम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग बॉन्ड इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। ठीक है, कि इसके अंदर हम कॉन्डोम यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और वेजाइना को भी कवर कर सकते हैं। तो ये दिस इज द मैकेनिकल
barrier. ठीक है. Now the second is another category of the contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. कि हम हार्मोनल चेंजेस कर सकते हैं जिसके थ्रू एग्स रिलीज ही नहीं होंगे और जब वो रिलीज ही नहीं होंगे तो वो फर्टिलाइज नहीं होंगे. These drugs commonly need to be taken orally as pills. तो ये पिल्स के थ्रू ली जाती है. जो ड्रग्स है जो हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे, हार्मोनल चेंज करेंगे, वो कौन होगी? ओरल होती है ड्रग्स या फिर पिल्स होती है. Since they change hormonal balance, they can cause side effects too. This is also important. अगर हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, हार्मोनल चेंजेस करते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स भी शो करते हैं. ठीक है. Now, other contraceptive devices such as the loop of the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. ठीक है. If the vas differences in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. Surgical method can be used to create such blocks. तो ये जो था कि fallopian tube, vas differences को ब्लॉक करना, कट करना, टाइट करना, दिस इज द सर्जिकल मेथड. ओके. तो इसके अंदर कि वास डिफरेंसेस मेल के अंदर और फैलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर. ठीक है. तो वास डिफरेंसेस मेल के अंदर ब्लॉक की जाती है, दिस इज नोन एज द वैसेक्टोमी. और फैलोपियन ट्यूब फीमेल में ब्लॉक की जाती है, दिस इज नोन एज द ट्यूबेक्टोमी. नाउ the process of fertilization take place in fallopian tube. If there is no fertilization, the internal thick wall of uterus breaks with blood vessels comes out in the form blood secretion. This is called menstruation cycle. कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो फैलोपियन ट्यूब्स में जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो इंटरनल थिक वॉल यूट्रस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्लड के थ्रू वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं. ठीक है. और इसे हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल. नाउ जो हमारी चॉइस में था, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले फिजन. For unicellular organism, cell division or fission lead to the creation of new individual. Amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane, but in organism like Leishmania, binary fission occur in a definite orientation. ठीक है. This is the first method. Now, the second is multiple fission. तो मलेरिया आ गया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन. तो इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, द सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. बाइनरी, बाय मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तो ईच पार्ट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. Budding. The bud when fully matures detach from the parent's body and becomes a new independent individual. This is a budding. Now the other is organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. Okay? Hydra में क्या होता है? बड होती है. ठीक है. तो वो regenerative cells for reproduction, this process is known as the budding. A bud develops as an outgrowth due to the repeated cell division. जो हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, हमारे स्ट्रक्चर हाइड्रा का स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या होती है? एक आउटर ग्रोथ जनरेट कर जाती है. दिस आउटर ग्रोथ इज नोन एज द बड. ये जो आउटर ग्रोथ है इसे हम क्या कहते हैं? बड. यही बाद में डेवलप होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है. ठीक है. These buds develop into tiny individual and when fully mature detach from the parent's body and become a new independent individual. तो वो पहले स्टार्टिंग में बर्ड फॉर्म में अपने पेरेंट्स से अटैच होती है, ग्रो करती जाती है, मैच्योर हो गई तो वो डिटैच हो जाती है पेरेंट्स से और न्यू ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर देती है. नाउ
The next is explain the difference between autotrophs and heterotrophs. Autotrophs और heterotrophs में क्या difference है? State two ways in which non-biodegradable substance affect the environment. The second question. और इसमें चॉइस में जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर एंड establish a chain which has at least 3 steps. ठीक है, फूड चेन हमें बतानी है. ओके, नाउ तो सबसे पहले हम क्या डिफरेंस करेंगे, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक, ठीक है, फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. कि जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स. और जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, organisms that do not produce their own food but obtain them from other organisms are called heterotrophs. Now next, in ecosystem all autotrophs are called producers or they are called consumers. एग्जाम्पल और ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें आपके आ जाएंगे एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया, पैरासाइटिक प्लांट्स. ओके, नाउ the two ways in which non-biodegradable substances would affect environment. अब यहाँ पे आपके आ जाएंगे यूजफुल हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंक्रीज करते हैं एग्रीकल्चर यील्ड को. These chemicals flow into the soil and water bodies and pollute them. Because these substances become biomagnified in the food chain and ultimately affect humans. ठीक है, अब हमें बता एक्वेटिक फूड चेन की अगर बात करें तो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर जो ग्रीन प्लांट हो गए, ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, उनको कौन यूज में लेता है, हर्बीवोरस फिश हो गई, स्नेल हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए. और उनको कौन यूज में लेता है, जैसे बर्ड हो गए, कार्निवोरस फिशेज हो गई. ओके, तो दिस इज द एक्वेटिक फूड चेन. 3 स्टेप्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, हर्बीवोरस फिशेज हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बर्ड हो गई और कार्निवोरस हो गए. और जो अगर हम ग्रास लैंड की बात करें, ग्रास लैंड के अंदर सबसे पहले ग्रास आ गई, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे. उसके बाद मॉथ आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग्स आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक्स आ गए, टर्शरी कंज्यूमर और ईगल्स आ गए, फोर्थ कंज्यूमर्स. ओके, तो दिस इज द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड फूड चेन. In grassland, grass act as a producer which is eaten as food by the primary consumer or herbivorous. Herbivorous like moth are eaten by secondary consumer. Carnivorous like frog is eaten by tertiary consumer. Secondary carnivorous like snake eaten for the first eagle. In this way, grassland form a food chain. Like this, grassland food chain complete होती है. Now, this is the section B. सेक्शन डी में हमें क्या करना है, लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम का बनाना है. नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द एक्सेस सिक्रेटेड बाय स्टमक बताना है. व्हाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोरस. सेकंड है लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड राइट द एनी टू फंक्शन ऑफ किडनी. दिस इज द, और आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या होता है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ है, टंग है, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है, यहाँ गया आपका डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, पैंक्रियास. ओके, तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम. अब इसके अंदर जो वॉल ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स which secrete hydrochloric acid. ठीक है, और दिस एट इज हैविंग द फॉलोइंग रोल्स. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके क्या रोल है, तो सबसे पहले प्रिवेंट द फूड फ्रॉम डिकेइंग, प्रिवेंट करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम्स, ठीक है, और एक्टिविटी ऑफ ट्रैप्सिन एंजाइम उसके अंदर भी हेल्प करता है. एसिल हेल्प्स इन द डिसॉल्विंग द हार्ड टिश्यूज, उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है. स्टेलाइज द फूड, फूड को स्टेलाइज करता है. स्टॉप्स द एक्शन ऑफ एमाइलेज इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर एमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप करता है, ठीक है, एक्शन को. हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस
को भी आयरन, कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोरस की लॉन्ग की होती है और कार्निवोरस की स्मॉल की होती है, क्योंकि हर्बीवोरस क्या ईट करते हैं? हर्ब्स। तो हर्बीवोरस ईटिंग ग्रासेस needs a long small intestine allow the cellulose to be digested। तो बेसिकली क्या होता है? सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हर्बीवोरस में, क्योंकि वो ग्रासेस यूज में लेते हैं, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है। नाउ दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरेथ्रा, लेफ्ट किडनी, ठीक है, रीनियल वेन, अरोटा, लेफ्ट यूरेटर, वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम। अब इसके अंदर वर्क ऑफ किडनी, किडनी क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरिन। यूरिया और यूरिक एसिड को क्या करती है? सेपरेट करती है फ्रॉम द यूरिन। ओके, नाउ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब बाय किडनी। इसके थ्रू वो क्या हो जाते हैं? रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। Now the next is dialysis. What is dialysis? या फिर hemodialysis. Sometimes infection of restricted blood flow or other reasons the kidney damage and stop the working. In such situation, the amount of nitrogenous waste products increase the blood. ठीक है, an artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood is called डायलिसिस। इसे हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। ओके, तो दिस इज द, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो हम सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इन लीफ। ओके, तो हु डज द वर्क? क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, जाइलम की फ्लोएम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द आंसर इज गार्ड सेल। ओके, कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स कौन करता है? गार्ड सेल। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ। ग्रोथ इनहिबिट कौन करता है? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या इंसुलिन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? एब्सिसिक एसिड। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। तो सेरिब्रम, फोरब्रेन, सेरिबेलम या मिड ब्रेन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सेरिबेलम। Now next, which hormone is present in more concentration in fruits and seeds? Gibberellin, cytokinin, abscisic acid या insulin? तो what is the answer? Cytokinin. All involuntary actions are controlled by forebrain, midbrain, cerebrum या medulla? तो what is the right answer? Medulla. Next, which endocrine glands stimulates growth in all organs? कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल की पैंक्रियास। व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेनिंग बोथ स्टैमिन एंड पिस्टल्स, दोनों प्रेजेंट है, स्टैमिन और पिस्टल्स भी। यूनिसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। The next is external feature of genotype RRYY will be capital R, capital Y, round and green, wrinkled and yellow, round and yellow, wrinkled and green. तो कौन सा होगा? Round and yellow. What will be the external structure of genotype RRYY? तो this is the आपका क्या होगा? Wrinkled and yellow. The next is मैन हैव एक्स क्रोमोसोम्स। कौन सा होता है मैन में? XX, XY, XXX या YYY? व्हाट इज द राइट आंसर? XY. Which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? क्या होता है? Decrease in energy at
higher trophic level. So what is the right answer? Option A. Next, fill in the blanks. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through. क्या होगा? What is the answer? The answer is dialysis. The nervous system uses impulses to transmit message. Use electrical impulses to transmit message. The gap between two neurons is called synapse. Okay. Now, the next is organisms such as Hydra uses regenerative cells for reproduction in the process of budding. अभी जस्ट हमने देखा था. In the experiment of Mendel's law of inheritance of traits, the proportion percentage of dwarf plants found in plants obtained in active progeny जो dwarf plants की होती है कितनी होती है 1/4 25%. Okay. Now the next is substances that are decomposed by biological process are called biodegradable substances. Now the next is organism that depends directly or indirectly on the food produced by the producer are called consumers. They are called consumers. Now these are the very short question answers. In which plant part resin and gum are stored? किसमें होता है? Whole xylem. Name the structure and functional unit of nervous system. या फिर nervous tissues are made up of which organized network tissue? So this is the neuron. Okay. Now the next is which endocrine glands regulate growth of human body? कौन करती है growth को? Thyroid gland. Write the name of two bacteria borne infection disease. Gonorrhea and syphilis. Write the name any two sexual transmitted disease. गोनेरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, एड्स हो गई. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड रिवर. राइट वन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम. क्या होगा? ऑल द लिविंग बींग्स विच डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. काउ, स्नेक, बर्ड्स, ह्यूमन एक्सेट्रा. Classes are the waste include whose decomposition is not possible by biotic factor. The answer is non-biodegradable waste. Which waste are explained due to agriculture? Useless earth, used grass and straw leaf stock are called as the garbage and rainwater falls on it. This garbage when decaying by rainwater turns into agriculture waste. Okay. So these are the some other questions. Okay. Now thank you for all the best. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो आज हम इस वीडियो में बेटा वो वाले क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपने लास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा. जिस टॉपिक से भी जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, मींस कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स है ना, जहां से देखे गए क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, तो वो वाले यहाँ पे हम क्वेश्चंस और टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. That is a balanced chemical equation. A balanced chemical equation from the follow the law of the balanced chemical equation follow the law of a balanced chemical equation follows the law of. आपको बताना है कि जो आपकी balanced chemical equation होती है वो कौन सा लॉज को फॉलो करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो जैसा कि आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या फिर बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट की साइड, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन कंसीडर करती हूँ C+O2 गिव राइज टू CO2, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट का मास जानना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट का मास, दिस इज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का अगर मैं यहाँ पे मास देखूं
तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट के। ये क्या है आपका प्रोडक्ट। तो अगर मास हमारा इक्वल है तो वी कैन से द मास इज कंजर्व, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लेट्स चेक, कार्बन का मास कितना होता है बेटा 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, राइट। तो यहां से हम देखेंगे कितना आया आपका, यहां से आंसर आया 44 ग्राम, राइट। सी का 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। मीन्स हम कह सकते हैं, सबसे पहले आप देखो क्या ये रिएक्शन आपकी बैलेंस थी, यस। C प्लस O2 गिव राइज टू CO2, इधर भी 1 कार्बन इधर भी 1 कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हमने देखा है कि मास क्या होता है बेटा, कंजर्व रहता है। 44 यहाँ है, 44 ही यहाँ है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कौन सा लॉ फॉलो करती है आपकी इक्वेशन, आपका लॉ फॉलो करती है बेटा, कौन सा लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो यहां से आप याद रखोगे, ये इतना मैंने इसलिए कराया कि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हैं तो आपको ये रिवाइज करने हैं क्वेश्चंस को। इन आंसर्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, साथ में आपके सामने आंसर भी है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाओगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की नीड नहीं है, आप सीधा इसको क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद आपके सामने यहाँ आंसर्स भी हैं, क्लियर है। और उनका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। आप यहां पे मेंशन कर सकते हो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वी कैन से मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, less reactive metal from their solution, from their salt भी लिख सकते हैं, राइट। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एग्जांपल देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Cu। यहां पे देखो आप क्या हुआ है, Zn is more reactive, Zn is more reactive then more reactive than Cu, right। Cu से ज्यादा रिएक्टिव आपका Zn, तो Zn डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। ये इसका सॉल्ट है CuSO4, इस सॉल्ट से इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया और यहां से क्या बना दिया ZnSO4, और Cu को क्या कर दिया बेटा यहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से आप देख सकते हो कि कैसे पहचानोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। लाइक जैसे Zn अपना मोर रिएक्टिव होता है देन Cu, ऐसे ही आपका Fe भी मोर रिएक्टिव होता है देन Cu। यहाँ से Fe ने Cu को यहाँ से क्या किया बेटा डिस्प्लेस किया है, और यहाँ से इसके सॉल्ट में FeSO4 बना लिया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। आपको केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा बताना है, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। तो Na2CO3 दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, राइट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। किसका है ये, वॉशिंग सोडा। अब इसका आपको केमिकल नेम बताना था, तो इसका नेम क्या है, इसका नेम है आपका सोडियम नाइट्रेट, वो सॉरी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट।
तो ये आपको दोनों ही मालूम होना चाहिए। हो सकता है आपसे केमिकल नेम पूछा गया या हो सकता है आपसे इस बार केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। Na2CO3 दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। अगर केमिकल फॉर्मूला मालूम है तो नेम तो आप वैसे ही बता सकते हो, तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका नेम, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? आपको लेमन के अंदर, सबको मालूम होता है लेमन आप यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, लेमन इज एडिबल होता है आपके लिए। तो यहाँ पे जो होता है लेमन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो लेमन के अंदर बेटा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके लेमन के अंदर। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस? न्यूट्रल सब्सटेंस किसको बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं हम जिसका पीएच जो होता है दैट इज इक्वल टू 7। जिसका पीएच 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। और आपको मालूम है कि एसिड का जो पीएच होता है, एसिड का जो पीएच होता है वो कितना होता है आपका? लेस देन 7। कितना होता है बेटा? लेस देन 7। ये भी क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। लेस देन 7, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस का जो पीएच होता है दैट इज ग्रेटर देन 7, दैट इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। और न्यूट्रल का जो होता है पीएच वो कितना होता है बेटा? न्यूट्रल का जो पीएच होता है दैट इज 7। तो यहां से देखेंगे लेमन जूस आपको पता है एसिडिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है बेटा बेसिक होता है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये जो होता है ये होता है आपका एसिडिक, ये होता है आपका बेसिक। वाटर आपको पता है, विनेगर जो होता है ये भी आपका कैसा होता है? एसिडिक होता है। और वाटर यहाँ पे कैसा है बेटा? वाटर होता है आपका न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वाटर कैसा होता है आपका? न्यूट्रल कंपाउंड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। आपको मालूम होना चाहिए कि एल्कोहल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो होता था ना, एल्कोहल किसको बोलते हैं बेटा? एल्कोहल बोलते हैं जिसके अंदर आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में हो सकता है आपका CH3OH, राइट, या फिर हो सकता है आपका CH3CH2OH, ये भी हो सकता है। मतलब आप कार्बन की चेन यहाँ पे बढ़ा सकते हो कितना भी। आपका एल्कोहल ये भी हो सकता है CH3OH, राइट। तो एल्कोहल का मतलब है हमारा, हमको ये ग्रुप यहाँ से दिखना चाहिए। इस ग्रुप को ही हम एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल। तो यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड? तो यहां से पहले आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया था। हाइड्रोकार्बन को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया था। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राइट। हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो एक को बोला था हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट, और एक को बोला था हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनको एक बार समझ लीजिए आप ध्यान से। देखिए सैचुरेटेड के अंदर क्या आता है आपका? सैचुरेटेड के अंदर आता है आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स है वो आते हैं। और यहां से हम एक चीज और बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलते थे सिंगल बॉन्ड वालों को? एल्केन्स। तो हम बोल सकते हैं कि एल्केन्स आते हैं आपके किसके अंदर? सैचुरेटेड के अंदर। अनसैचुरेटेड का मतलब है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं, आपके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम एल्कीन एंड एल्काइन, ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाई करेगा किसमें? एल्कीन और एल्काइन लाई करेंगे। और सैचुरेटेड के अंदर कौन लाई करेगा बेटा? एल्केन्स लाई करेंगे। तो देख लीजिए आपसे पूछा गया इस बार सैचुरेटेड। तो देखिए ईन हम एल्काइन के लिए यूज करते हैं, आइन हम किसके लिए यूज करते थे? सॉरी, ईन हम एल्कीन के लिए यूज करते हैं
और आइन हम यूज करते हैं अल्काइन के लिए। और बेंजीन आपको पता है बेंजीन कैसा होता है बेटा, बेंजीन आपका कुछ ऐसा होता है, राइट, बेंजीन कुछ ऐसा होता है, दिस इज बेंजीन। तो आप देख लीजिए कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये अनसैचुरेशन की कैटेगरी में आएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सैचुरेटेड। तो यहां से एन वाले जो कंपाउंड होंगे दैट इज एल्केन, तो प्रोपेन इज द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर यहां से अपना कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when ethanoic acid react with sodium bicarbonate the gas is released। तो रिएक्शन देख लेते हैं हम। देखिए इसने बोला है कि यहाँ पे आपको किसको रिएक्ट करवाना है, इथेनॉल को, किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। when ethanol acid इथेनोइक एसिड सॉरी इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट द गैस इज रिलीज। तो यहां से जो गैस रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन करा दो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फॉर्मूले भी आपको मालूम होने चाहिए। इसको बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड, राइट, this is ethanoic acid and this is sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, right। यहां से देखिए क्या मिलता है आपको, यहां से क्या मिलेगा आपको, ये H निकालेगा, यहां से H निकलेगा, राइट, Na आएगा तो CH3COONA प्लस यहां से निकलेगा आपका H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो विच गैस इज रिलीज्ड, विच गैस इज रिलीज्ड, CO2 गैस इज रिलीज। कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, CO2 गैस यहां से रिलीज होगी। तो देख लीजिए यहां से कौन सा ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेकिंग सोप्स। सोप के अंदर कौन सा सब्सटेंस है जो यूज होता है, तो कौन सा सब्सटेंस यूज आता है बेटा, मेकिंग सोप पूछा है इसके अंदर, है ना। मेकिंग सोप पे अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, जब हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो साइड प्रोडक्ट अगर पूछा गया तो ग्लिसरॉल आंसर होता। यहाँ पे पूछा है सोप को बनाते टाइम क्या यूज करते हैं, तो बेटा क्या यूज करते हैं, आप याद रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम फॉर मेकिंग सोप्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिलीन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन क्या होता है, देखिए एसिटिलीन ही ये होता है आपका एसिटिलीन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इधर मैंने एक एच लगाया और इधर भी एक एच लगाया, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये होता है आपका इथाइन, राइट। और इथाइन का दूसरा नाम आपका एसिटिलीन भी होता है, याद रखोगे आप, एसिटिलीन, एसिटिलीन इथाइन का दूसरा नाम आपका एसिटिलीन भी है। तो अगर क्वेश्चन एसिटिलीन से आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इथाइन का ही दूसरा नाम आपका एसिटिलीन होता है। ये कॉमन नेम है, राइट। हमसे आईयूपीएसी पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और लास्ट ईयर में देखे गए। देन रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस, आप सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन कौन सी होती थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी। तो यहां से आपसे पूछा है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन reaction is called neutralization reaction. Yes, a substance that speed up a chemical reaction without being consumed is called, आपका एक substance दैट एक सब्सटेंस है जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करा देता है। हमको पता है कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कौन सा सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है, इनहांस करता है, वो है आपका कैटलिस्ट। यस, द केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर इज, बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। तो केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका, CaOCl2। कौन सा होता है बेटा, CaOCl2, राइट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, आपको एसिड बताना है कि कौन सा एसिड है जो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो याद रखना विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, एसिटिक एसिड। कौन सा होता है,
एसिटिक एसिड। और ये तो कॉमन नेम है इसका, आईयूपीएसी पूछ ले तो आईयूपीएसी कौन सा होता है इसका, इसका होता है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, राइट। तो हो सकता है आपसे आईयूपीएसी पूछ लिया जाए इथेनोइक एसिड, तो ये भी आप याद रखना। तो विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका आईयूपीएसी बताना हो तो हो जाएगा आपके इथेनोइक एसिड, और बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। द प्रोसेस कन्वर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट इज कॉल्ड, आपको पता है हाइड्रोजनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है वो, हाइड्रोजनेशन। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, वापस आ गया आपका केमिकल नेम, अभी देखा था हमने, अच्छा वो वॉशिंग सोडा था, यहाँ पे बेकिंग सोडा का पूछा है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3, राइट। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ये इसका केमिकल नेम है और ये इसका फॉर्मूला है, तो दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बेकिंग सोडा का और वॉशिंग सोडा का क्या था बेटा, Na2CO3, तो कंपैरिजन करके पढ़ना, ये था आपका वॉशिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के अंदर क्या बाइकार्बोनेट्स यूज होता है, मतलब NaHCO3, राइट। नेक्स्ट, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म, आपको बताना है कि इथेनॉल, इथेनॉल इज व्हाट, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, प्लस ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ। आपको पता है बहन, मेटल रिएक्ट विद एसिड या एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है, ये हमने बहुत बार देखी हुई रिएक्शंस है। तो विच गैस इज इवॉल्व, तो यहां से आ जाएगा आपका H2 गैस, कौन सी गैस निकलेगी बेटा, H2 गैस, यस हाइड्रोजन गैस, राइट। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, अभी बताया था आपको पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन कितना होता है आपका 7। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n+2। बेटा ये तीनों का ही याद रखना है आपको। जैसे मैं बात करूं एल्कीन की तो CnH2n, अगर मैं बात करूं एल्काइन का, ये किसका है, ये एल्कीन का है। अगर मैं बात करूं एल्काइन की तो CnH2n-2, ये किसका फॉर्मूला है, ये एल्काइन का है। तीनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन दूसरी टाइप से पूछा जाए, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, तो अगर एब्जॉर्ब हो रही है हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके लिए क्या आएगा आपका आंसर, आएगा एंडोथर्मिक। क्या आएगा आपका आंसर, एंडोथर्मिक। तो पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाए, इस बार अगर एक्सोथर्मिक पूछा है तो अगली बार चांसेस है आपको एंडोथर्मिक पूछ ले। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फोकस करना है क्वेश्चंस पे। तो अगर एब्जॉर्ब पूछा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, एंडोथर्मिक। तो जिसमें रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है हीट, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। यस, यहां से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, आपको एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करोगे, केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस which one or more substance are transformed into new substance with different properties। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके लिए आंसर्स लेके आई हूँ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप जब आंसर्स लिखते हो ना तो अपनी लैंग्वेज में उसको बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए जिससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगे और आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो फटाक से आपका आंसर्स देखे और आपको मार्क्स दे दे। वरना आप जो लिखते हो ना उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको आंसर को लिखना किस तरीके से है वो आप यहां से सीखोगे आज। कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चंस आता है तो उसको इस तरीके से 2 लाइन के अंदर एटलीस्ट आपको डिफाइन करना है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफर इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। आप इतना लिख के आओगे, समझ गए आप इतना लिख के आओगे इसके अंदर अगर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन। और ये वाले जो वेरी शॉर्ट आंसर है ना आपके, ये किसमें मिलते हैं आपको, 1 मार्क्स में मिलते हैं, राइट। तो 1 मार्क्स में 1 लाइन तो आपको 1 से 1.5 लाइन तो आपको वहां पे लिख के ही आना है। What happened when iron nail is dipped into copper sulfate solution? आप सबको पता है कि क्या होता है, अब ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स। भाई कॉपर सल्फेट की वजह से जो ब्लू कलर सोल्यूशन था, देखिए यहाँ पे क्या था एक्चुअल में, ये बोल रहा है कि आयरन की नेल को आपको यहाँ पे डिप करना है, तो ये रिएक्शन क्या एक्चुअल में FeCuSO4, राइट। यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पे होता है आपका, ये बन जाता है आपका FeSO4 और यहाँ से Cu को ये डिस्प्लेस करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यहाँ पे इस कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर होता है ना, दैट इज ब्लू। कैसा होता है बेटा आपका? ब्लू कलर होता है। तो जैसे ही यहाँ पे आयरन इसको डिस्प्लेस करता है तो ये ब्लू कलर क्या हो जाता है आपका? फेड हो जाता है, मतलब हल्का पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से कॉपर गया। ये जो ब्लू कलर आता है ये किसकी वजह से है? ये कॉपर आयंस की वजह से है। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है आपका FeSO4, तो जो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है। ब्राउन डिपॉजिट ऑन द कॉपर फॉर्म ऑन द आयरन नेल। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है कि क्विकलाइम का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? क्विकलाइम से बोलते हैं। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड? अभी बताया था आपको, कितनी होती है? लेस देन 7। कितनी होती है आपकी पीएच रेंज? लेस देन 7। यस। नेम ऑफ न्यूट्रल इंडिकेटर। आपको किसी एक न्यूट्रल इंडिकेटर का नेम बताना है। तो सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा आपका? लिटमस। न्यूट्रल इंडिकेटर है। आप यहाँ पे लिटमस को आप न्यूट्रल इंडिकेटर बोल सकते हो। न्यूट्रल इंडिकेटर होता है आपका जो कि हमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट करवाता है, राइट? तो न्यूट्रल इंडिकेटर आप याद रखोगे कौन सा आपका? लिटमस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल देखिए, यहां से देखिए, केमिकल फॉर्मूला पूछा है ना आपसे। तो एथ का मीन्स 2 कार्बन होंगे, राइट? और ऑल का मीन्स यहाँ पे एक ऑल भी होगा, मतलब OH ग्रुप भी होगा। अब आपको सिर्फ बैलेंसी को कंप्लीट करना है। इस हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, तो 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड बना रखे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन। तो ये देख लीजिए आप, केमिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका? इथेनॉल का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है बेटा? C2H5OH। C2 और H, 3 to 5 और OH, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद लेमन जूस? बेकिंग सोडा जब लेमन जूस के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस रिलीज होता है? वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखोगे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर याद रखोगे आप कि आप देखते हो ना जो लेमन से रिलेटेड कोल्ड ड्रिंक्स भी आती हैं, तो उनके अंदर जो गैस रिलीज होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन को आप यहां से रिलेट कर सकते हो। नेम ऑफ द गैस रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। आपको पता है, ये तो बहुत बार देखा हमने, एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब कोई भी एसिड हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं Zn, यहाँ पे आप ले सकते हो एग्जांपल में, क्या ले सकते हो यहाँ पे देखिए, सबसे सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं C2H5OH, राइट? ये क्या है आपका? एसिड रिएक्ट विद मेटल सोडियम। अभी ये रिएक्शन देखी थी, क्या मिलता है यहाँ से हमें? यहाँ से मिलता है हमें C2H5ONa प्लस में यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? H2 गैस रिलीज होती है। तो विच गैस इज इवॉल्व? H2 गैस। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विनेगर? वापस से पूछ लिया आपसे, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विनेगर? इथेनोइक एसिड। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एल्केन? कौन सा बॉन्ड है जो एल्केन के अंदर प्रेजेंट होता है? तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स ये होते हैं बेटा। एल्केन्स क्या होते हैं? सबसे छोटे एल्केन की बात करूं तो कौन सा है? मीथेन। सबसे छोटा जो एल्केन है दैट इज मीथेन। और आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बने हुए हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो जो कि शेयरिंग से बनते हैं आपके। किससे बनेंगे? शेयरिंग से, राइट? तो जो शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एल्केन्स जितने भी हैं उसके अंदर कौन सी बॉन्ड होती है आपकी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? क्या डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में? देखिए मैं बताती हूँ आपको। फिजिकल चेंज का मतलब होता है नो केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म। केमिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म। सबसे मेन डिफरेंस है ये, राइट? मतलब आपका कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए मैं यहाँ पे समझिए आप फिजिकल चेंज का, एक है आपके पास H2O सॉलिड, राइट? एक है आपके पास H2O लिक्विड, और एक है बेटा आपके पास H2O वेपर, गैस बोल सकते हैं इसको, H2O गैस, राइट? तो यहाँ पे भी जो सॉलिड फॉर्म में आइस है ये, राइट? ये कोई लिक्विड है, राइट? और यहाँ पे कोई गैस है, क्या है? गैस है। तो ये 3 डिफरेंट फेजेज हैं, चेंजेस हैं, राइट? आइस, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आप मुझे बताइए कि आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? H2। लिक्विड का भी यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? H2। इस गैस का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2। तो कोई नया कंपाउंड तो नहीं फॉर्म हुआ ना, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है? ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज आया, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ पे गैस है।
तो फिजिकल चेंज का मतलब है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, न्यू केमिकल कंपाउंड, और केमिकल चेंज का मतलब वहां पे एक नया कंपाउंड बनेगा। अब हम यहाँ से अपना आंसर चेक करते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यही बोला मैंने। ओनली a change in the physical state or appearance occurs, right? एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, यही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया है, राइट? केमिकल चेंज इन न्यू केमिकल सब्सटेंसेज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ ही आपको वहां पे लिखना है आंसर्स को। Why is rusting of iron considered a chemical change? Rusting of iron को केमिकल चेंज हम क्यों मानते हैं? क्यों मानते? क्योंकि यहाँ पे नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज ए न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड, ये वाला जो कंपाउंड है आपका Fe2O3.XH2O, ये आपका यहाँ से बनता है, ये यहाँ से आपका फॉर्म होता है। देख लीजिए Fe2O3.XH2, ये यहाँ से आपका फॉर्म होता है, नया कंपाउंड फॉर्म होता है, विच कैन नॉट बी रिवर्स, जो कि रिवर्स नहीं जाता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज का रिएक्शंस बोलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का क्या रोल रहता है? तो आपको पता है कैटलिस्ट इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या करेगा? इनहांस करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। आपको पता है कि खुद कोई कंज्यूम नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर या रिएक्टेंट के अंदर, कहीं पे भी आपको सब्सटेंस का कोई कंजप्शन नजर नहीं आएगा। तो सिर्फ वो क्या करता है बेटा? स्पीड अप कराता है केमिकल रिएक्शंस को, खुद कंज्यूम नहीं होता। एग्जांपल में देख सकते हो आप मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब डिकम्पोज करना होता है तो वहां पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज MnO2। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल? हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल? आपको पता ही होगा कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। एग्जांपल में आप देख सकते हो Zn+2HCl से ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई, राइट? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। ये तो आपका एसिड का, ये तो हमने बहुत बार रिएक्शन देखी है। बेस का देखिए, When base react with metal to form hydrogen gas and salt, ये भी इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें ये जो सॉल्ट बनता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स बनते हैं, जो कि आपको एडिटिव याद रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे Zn की रिएक्शन करवाती हूँ NaOH के साथ, तो यहाँ पे बनेगा तो ये सेम टू सेम, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, राइट? और सॉल्ट के साथ यहाँ पे क्या निकल जाएगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट बनते हैं ना, देखिए एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का सॉल्ट बना है, Na2ZnO2, ये बना है आपका। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बनते हैं ना, तो यहाँ पे याद रखो कि बनेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे बेस के साथ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ? आपको बहुत सारे यूज पता होगा डेली लाइफ के अंदर पीएच का कितना यूज है। जैसे कि इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ देख सकते हैं, जो सॉइल पीएच अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। डेली लाइफ के अंदर जो पीएच ऑफ सॉइल है ना, मतलब हमारे लिए जो फर्टाइल सॉइल जो फर्टाइल होती है ना, उसकी एक पीएच रेंज होती है। तो अगर आपकी पीएच रेंज में नहीं है तो आपकी यहाँ पे क्या करेगी? प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जैसे कि स्टमक पीएच शुड नॉट बी टू एसिडिक और अवॉइड एसिडिटी। अगर आपके स्टमक की पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पीएच यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द माउथ। जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो दैट इज बेसिक इन नेचर, तो वहां से आप क्या करते हो? अपने माउथ का जो एसिड है ना, वो आप क्या करते हो? वो न्यूट्रलाइज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बेसिक बेकिंग सोडा यूज इन बेकिंग? वाई सॉरी, यहाँ पे है आपका कि वाई इज बेकिंग सोडा यूज इन, यहाँ पे कुकिंग आएगा बेटा, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? कुकिंग। कुकिंग के अंदर बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है? देखिए, तो बेकिंग सोडा प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज हीटेड एंड मेकिंग बेक्ड फूड सॉफ्टी एंड फ्लफी। आपको पता है कि बेकिंग सोडे से क्या होता है? आपका जो फूड है ना वो फ्लफी बन जाता है। जैसे कि हम बात करें किसकी, जैसे खम्मन ढोकला होता है ना, तो खम्मन ढोकला कैसा होता है? स्पंजी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर आपको अपने फूड को फ्लफी बनाना है, ये फ्लफी बनाना है और सॉफ्ट बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं कुकिंग में, राइट? नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम? आपको बताना है कि इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो सॉल्ट प्लस क्या निकलेगी? यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है।
राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। आपको सबको पता है ना, मैंने बहुत बार ये रिएक्शन बताई है कि अगर आपको मीथेन का कंबशन कराना है दैट इज O2 के साथ रिएक्शन टू गिव राइज टू CO2 प्लस H2। ये फिक्स है बेटा, हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन फिक्स होती है। मींस यहाँ पे आप अगर C2H6 भी लोगे राइट, और यहाँ पे अगर O2 के साथ रिएक्शन भी कराओगे तो भी आपका क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2 भी निकलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मीथेन का जब कंबशन की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है। पूछा कि आपसे बैलेंस्ड पूछा है, तो इसके बैलेंसिंग की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, कि जितना कार्बन यहाँ है उतना ही कार्बन यहाँ होगा, उससे एक बढ़ा के आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और जो आपने यहाँ किया देखिए हाइड्रोजन कितना है, वो सॉरी ऑक्सीजन देखिए 2 इधर है 2 और इधर 4 है, तो यहाँ मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे लिखा है CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O। एक्सप्लेन द टर्म सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आपको सपोनिफिकेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है राइट। सपोनिफिकेशन रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल। सपोनिफिकेशन का मतलब है सोप के फॉर्मेशन की रिएक्शन। सपोनिफिकेशन नाम से पता चल रहा है जैसे कि आपको सपोनिफिकेशन मींस सोप के फॉर्मेशन की रिएक्शन को ही हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, ये रिएक्शन कैसे होती है जिसमें फैट और ऑयल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं आपके सोप एंड ग्लिसरॉल। कोई फैट होगा फैटी एसिड, जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लेंगे, वो NH के साथ रिएक्शन कराएंगे, फैटी एसिड लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करके सोप प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम है आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन। Why does carbon form a large number of compounds? आपको पता है ना कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन आपके बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कार्बन से ही केमिस्ट्री का नाम हुआ है, हमें पता है ये बात की जो केमिस्ट्री का जो नॉमेनक्लेचर था ना वो कार्बन के बेसिस पे ही हुआ है। तो कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सेल्फ लिंकेज की, जिससे वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज की, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये और किसी एलिमेंट की इतनी हाई नहीं होती, जैसे सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। सेकंड नंबर पे आप सल्फर देख सकते हो, जैसे सल्फर 8 तक आपके क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं S8 राइट। आपने यहाँ पे लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था राइट, तो लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8 S4 भी होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है ना वो कार्बन की होती है, कार्बन 17 तक भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनती है कार्बन की राइट। तो कार्बन के बेसिस पे ही केमिस्ट्री का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाई डज द कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन फॉर्म मेनी कंपाउंड्स ड्यू टू द कैटेनेशन प्रॉपर्टी एबिलिटी टू फॉर्म चेन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मींस या तो आप सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि इसकी बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है कि सेल्फ लिंकेज कर पाता है कार्बन कार्बन के साथ, बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है दैट इज मैक्सिमम इन कार्बन एटम, एंड टेट्रावेलेंसी एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड। एक तो ये आपका रीजन है कैटेनेशन, और दूसरा कौन सा है आपके, ये 4 बॉन्ड तक फॉर्म करता है, इसके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, जो कि एक बड़ा एक नंबर है, ना इसको ये डोनेट कर सकता है ना इसको ये गेन कर सकता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, शेयरिंग से 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसको टेट्रावेलेंट बोला जाता है। और दूसरा इसके अंदर सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से जिस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये 2 प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ से हम कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, कि यहाँ पे अपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारी रिएक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगी, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, उनको विद एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड एज, आप इस तरीके से ही आंसर्स करके आओगे। सबसे पहला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे 2 कंपाउंड कंबाइन करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, 2 कंबाइन करके एक नया बनाएंगे, कंबाइन होंगे है ना। तो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यही बोला मैंने, 2 रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2, एक सिंगल कंपाउंड बनाया है 2 ने मिलके कंबाइन करके, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिए आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो ये जस्ट रिवर्स होती है, मींस यहाँ पे एक दो में ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज करेगा, एक से दो बनेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है जैसे CaCO3 डिकम्पोज टू CaO प्लस CO2, तो यहाँ पे एक दो में डिकम्पोज हो गया, एक कंपाउंड था जो कि डिकम्पोज हो गया, उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, देखिए अभी बताया था मैंने, कौन सा एग्जांपल था, Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस में Cu। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When more reactive matter displace less reactive matter from their solution, it's called displacement reaction. देखिए, a more reactive element displace a less reactive element from its compound. यही बोला मैंने, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, आप Fe वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो कि Fe प्लस CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस में Cu। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद करके जा सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब दो आयंस आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। When two compound exchange their ion, when two compound exchange their ion, तो वहां पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे है आपका Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, राइट, ये AgNO3 वाला। दूसरा है आपका, यहाँ पे बोल सकते हैं कि Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये आपका दूसरा। इन दोनों को हमको रिएक्शन करानी थी इस तरीके से। इसका जो कैटाइन है वो इसके एनाइन के साथ कंबाइन करना है, और इसका जो एनाइन है वो इसके कैटाइन के साथ, मतलब आयन को एक्सचेंज करना बेसिकली, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे आप याद रख सकते हो, आयन का एक्सचेंज होना चाहिए। तो बनेगा क्या यहाँ से बेटा, यहाँ से बनेगा AgCl प्लस में बनेगा NaNO3। आप देख सकते हो उसका कैटाइन उसके एनाइन के साथ, उसका कैटाइन उसके एनाइन के साथ रिएक्शन करता है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे AgNO3 से NaCl, AgCl प्लस NaNO3। आप देख लेना, अगर आयंस इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका कैटाइन Ag प्लस, इसका एनाइन Cl माइनस, तो AgCl, इसका कैटाइन Na प्लस, इसका एनाइन NO3 माइनस, ये कंबाइन कर गया। तो दोनों के अंदर आपका क्या होना चाहिए, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, गिव एग्जांपल। आपको एसिड बताना है क्या होता है, बेस बताना है क्या होता है, और सॉल्ट भी बताना है। तो एसिड आपको सबको पता है कि सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने H प्लस लिबरेट किया है, रिलीज किया है ना, H प्लस लिबरेट किया है, इसने रिलीज किया है, लिबरेट बोल सकते हो आप, रिलीज बोल सकते हो। ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं हम एसिड। और ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। OH माइनस में क्या ले सकते हो, जैसे NaOH, आप NaOH को ब्रेक करोगे सॉल्यूशन के अंदर तो क्या देगा, ये Na प्लस प्लस में OH माइनस। ऐसे सब्सटेंस जो कि OH माइनस आयन रिलीज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनको क्या बोला जाता है बेटा, बेस। एग्जांपल देख लीजिए आप, HCl, H2SO4, NaOH, KOH। सॉल्ट क्या होता है बेटा, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। आपको सबको पता है कि एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट प्लस H2O वाटर, और यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है ना वो एसिड प्लस बेस से बनता है, जैसे NaOH। तो ये कैसे बना होगा, NaOH कैसे बना है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। NaOH यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हुआ है, यहाँ पे NaOH ये एसिड है, वो सॉरी बेस है, और यहाँ पे ये HCl के साथ रिएक्ट किया। देखिए ये है आपका बेस, राइट, यहाँ पे ये इसके साथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा NaCl प्लस में क्या मिलेगा आपको, H2O। तो यही तो सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिलीज होता है। और इस रिएक्शन का नाम क्या था आपका, इस रिएक्शन का नाम था, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ गए आप, यही इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप विद अ केमिकल इक्वेशन। आपको इस बार सोप की फॉर्मेशन की रिएक्शन बताना है। सोप इज फॉर्म बाय द सपोनिफिकेशन, आपने देखा था सोप किस तरीके से फॉर्म होता था, सपोनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू।
Where fat and oil react with strong base like NaOH to form soap and glycerol. ये देखा था हमने, ये रिएक्शन हमने अभी देखी थी। इस रिएक्शन को हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने फैट ले रखा है C3H5, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फैटी एसिड हमने ले रखा है जिसकी रिएक्शन हमने करवा रखी है NaOH के साथ। तो यहां से बन रहा है अपना एक सॉल्ट सोडियम का, और ये जो कंपाउंड निकला है ना बेटा ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो आप ये याद रखना, बहुत बार आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपके सपोनिफिकेशन के अंदर, रिएक्शन के अंदर साइड प्रोडक्ट क्या है आपका, ग्लिसरॉल है। और रिएक्शन किसके साथ होती है, NaOH के साथ होती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। यहाँ पे सोप प्लस ग्लिसरॉल, ये बाई प्रोडक्ट है आपके, ये बाई प्रोडक्ट्स है आपके। ग्लिसरॉल क्या है यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको सबको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड वाले होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं। रिएक्टिविटी अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड वालों की रिएक्टिविटी हमेशा कम होगी, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों होगी रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या है, रिएक्टिव ज्यादा है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मीथेन, इथेन, इसमें इथीन, इथाइन, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन, गिवन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। जैसे न्यूट्रलाइजेशन इज ए रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि हमने अभी ये रिएक्शन देखी थी जिसमें HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बनाता है। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप, जैसे एंटासिड्स। आपको पता है ना एंटासिड्स हम यूज करते हैं जब हमारे एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट के अंदर, जब एसिडिटी हो जाती है तो उसके हम एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं हम, है ना, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को, एसिडिटी को आपको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपने देखा भी होगा आप एंटासिड्स का यूज करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है। जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज करता है एसिड इन द माउथ, माउथ के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है आपका टूथपेस्ट। मींस टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। जैसे लाइम CaOH न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। जो एसिडिक सॉइल जो होती है, सॉइल का अगर पीएच ज्यादा हो गया है तो उसके लिए हम एक लाइम यूज करते हैं, मतलब CaOH का यूज करते हैं, जो कि हमारी क्या कर देती है, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देती है। राइट, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे जो मैंने आंसर को आपके सामने लिख के लाई हूँ, इसका मतलब है आपको आंसर को इस तरीके से ही राइट करना है क्वेश्चन आते टाइम। प्रॉपर आंसर लिख के आओगे आप, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करोगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसका लॉन्ग आंसर दोगे आप, जो शॉर्ट है उसका 1 या 2 लाइन के अंदर आप आंसर लिख के आओगे। एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू के अंदर क्या करना है आपको, एमसीक्यू के जैसे ऑप्शन नंबर ए में ए करेक्ट है आपका, तो ए के साथ आप उसको लिख के आओगे साथ में कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ए के साथ जो दे रखा है ना वो लिख के आओगे आप। तो इस तरीके से आप आंसर राइट करके आओगे कॉपी के अंदर, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। तो देख लेना अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट।